हेलो फ्रेंड्स, हम स्टडी करते आ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की कोटेशंस और वो भी एक इजीएस्ट वे में। फ्रेंड्स, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मींस कोटेशन और कुछ पोएम्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस अभी बची हैं और जो एग्जाम्स के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए उन कोटेशंस को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले एक दूसरी पोएम है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका सबटाइटल है द लीच गैदरर। उससे कुछ कोटेशंस हैं। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, ये एक लीच गैदरर की कहानी है। एक ऐसी पोएम है जिसका जो हीरो है, जो कैरेक्टर है, वो जोक पकड़ता है तालाब से और उनको बेचता है, जो एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है। एक बड़ी ही प्यारी लाइन इसमें है, ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। ऑल थिंग्स की सभी वस्तुएं दैट लव द सन, जो सूरज को प्रेम करती थी, आर आउट ऑफ डोर्स, वो दरवाजे से बाहर थी। क्लियर फ्रेंड्स, कि जितनी भी चीजें सूरज को प्रेम करती थी वो दरवाजे से बाहर थी। द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ। और जो आसमान है वो सुबह के जन्म के समय, मीन्स जब सुबह हो रही है, भोर हो रही है, तो भोर के समय जो आसमान है वो क्या करता है? रिजॉइस करता है, वो आनंदित होता है कि जिन चीजों को सूरज प्रेम करते हैं वो सब दरवाजे से बाहर थी और सुबह के समय, भोर के समय आसमान आनंदित होता है। क्लियर है लाइन? एक और लाइन, एज हाई एज वी हैव माउंटेड इन डिलाइट, एज हाई एज वी हैव माउंटेड इन डिलाइट, कि जितनी ऊंचाई पर हम पहुंच जाते हैं इन डिलाइट, प्रसन्नता में, कि जब प्रसन्नता होती है, जब खुशी होती है, तो उसमें हम जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, हम जितने अधिक खुश हो जाते हैं। इन आर डिजेक्शन डू वी सिंक एज लो। और ये लाइन सब पे लागू होती है कि जितनी खुशी होने पर, प्रसन्नता में हम जितने ऊंचे उठ जाते हैं, जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, उतने ही डिजेक्शन में, उतने ही दुखी होने पर हम उतने ही नीचे चले जाते हैं। क्लियर है? यानी ऑथर कहना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ी खुशी मिली, हम बहुत खुश हो गए, और थोड़ा सा दुख मिला तो हम बहुत अधिक दुखी हो गए। क्लियर है बात? एक और प्यारी सी लाइन, कि आई हर्ड द स्काईलार्क वार्बलिंग इन द स्काई, कि मैंने, जो स्काईलार्क है, एक पक्षी है, स्काईलार्क होता है, कि उसको मैंने वार्बलिंग इन द स्काई, वार्बलिंग कहते हैं गाता हुआ, मैंने उसको आसमान में गाता हुआ सुना। आई हर्ड द स्काईलार्क वॉबलिंग इन द स्काई। क्लियर है बात फ्रेंड्स? बड़ी अच्छी लाइन है कि मैंने स्काईलार्क तो को आसमान में वॉबलिंग करता हुआ, वॉबलिंग मींस गाता हुआ सुना। माई होल लाइफ आई हैव लिव्ड इन प्लीजेंट थॉट। देखो,
यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि माई होल लाइफ, मेरा पूरा जीवन, आई हैव लिव्ड इन प्लीजेंट थॉट्स, कि मैं तो अपने पूरे जीवन प्लीजेंट थॉट्स में रहा हूं, मैं तो पूरे जीवन आनंदित रहा हूं, मैं तो पूरे जीवन सुख में रहा हूं। क्लियर है बात? और एक और लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और वो क्या पूछी जाती है कि वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगन इन ग्लैडनेस। वी पोएट इन आवर यूथ बिगन इन ग्लैडनेस। वी पोएट्स, कि हम जो पोएट्स हैं, और ये पूरी जो पोएट्स हैं, जो पूरी जाति है पोएट्स की, उनके लिए उनका एक दुर्भाग्य यहाँ ऑथर ने बयान कर दिया है इन दो शब्दों में, दो लाइनों में। क्या कह दिया है फ्रेंड्स, देखिए, वी पोएट्स, कि हम जो कवि होते हैं इन आर यूथ, अपनी जवानी में बिगन इन ग्लैडनेस, हम बड़ी प्रसन्नता से भरे हुए होते हैं। हम अपनी जवानी में जो कवि लोग हैं, पोएट्स हैं, जो मीन्स लिटरेरी फिगर्स हैं, वो क्या हैं, वो अपनी जवानी में प्रसन्नता से भरे हुए होते हैं, खुशी से भरे हुए होते हैं। बट दे आर ऑफ कम इन द एंड, लेकिन जो हमारा अंत होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, डेस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। और ये पूरा दुर्भाग्य कह दिया है पूरी कवि जाति का। लेकिन हमारा जो अंत होता है वो डेस्पोंडेंसी एंड मैडनेस, डेस्पोंडेंसी कहते हैं फ्रेंड्स उदासी, हमारा जो अंत होता है वो उदासी में और पागलपन में होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये लाइंस आई होप आपको समझ आ रही होंगी, एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए इनको नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जब ऑथर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है कि हम जवानी में, हम जो पोएट्स लोग हैं जवानी में तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन हमारा जो अंत होता है वो डिस्पोंडेंसी एंड मैडनेस में होता है। तो इसी लाइन को कहते वक्त उन्होंने दो रेफरेंस दिए हैं, और वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या है, चैटरटन एंड रॉबर्ट बर्न्स, इन दो पोएट्स का यहाँ ऑथर ने वर्णन किया है। और ये दोनों पोएट ऐसे थे जो भुखमरी में ही जो चले गए। चैटरटन and Robert Burns are mentioned in Resolution and Independence. क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब दूसरी पोएम लेते हैं, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। और शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ये जो पोएम है फ्रेंड्स, इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो उनकी कजन थी, यानी उनकी जो वाइफ हो गई थी बाद में, उसकी ब्यूटी और कैरेक्टर का वर्णन किया है। यानी he describes here Mary Hutchinson's beauty and character. अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि किसकी ब्यूटी और कैरेक्टर को यहाँ डिस्क्राइब किया है, या हु वॉज द फैंटम ऑफ डिलाइट इन द पोएम शी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, कि इस पोएम में जो फैंटम ऑफ डिलाइट है वो कौन थी। शी वॉज, ऑथर कह रहे हैं शी वॉज, वो थी, कौन थी, तो इस शी का जो आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स, मैरी हचिंसन है। क्लियर?
चलिए एक और बड़ी प्यारी लाइन है कि हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है ट्विलाइट, ट्विलाइट क्या होता है? जो अक्सर एक दूसरा वर्ड है इसका ऑपोजिट डान, डान आपने सुना होगा। डान क्या होता है? भोर का समय होता है, मीन्स जब ना दिन होता ना रात होती। और ऐसा ही समय शाम के टाइम जब होता है उसको हम ट्विलाइट कहते हैं। मीन्स जब दोनों दिन और रात दोनों, जब दोनों का एक जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है, जब ना दिन होता ना रात होता, जो इवनिंग के बाद का टाइम है और नाइट से बिफोर का है, वो ट्विलाइट कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं गोधूली वेला। क्लियर? तो हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट, कि उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? जैसे कि ट्विलाइट के उस अंधेरे के जो हैं स्टार्स होते हैं। लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर। और उसके जो हेयर हैं डस्की, यहाँ पे जो वर्ड है फ्रेंड्स डस्की, डस्की क्या होता है? डस्की होता है हल्के काले। डस्की हेयर अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब है हल्के काले। तो जो उसके हेयर हैं, हल्के काले बाल हैं, उनको ऑथर ने यहाँ किससे कंपेयर कर दिया? उसको भी ऑथर ने ट्विलाइट से कंपेयर कर दिया। क्लियर है बात? तो दोनों दोनों लाइन क्लियर हुई कि उसकी आईज हैं जो ट्विलाइट में स्टार्स होते हैं, और जो उसके डस्की हेयर हैं, हल्के काले बाल हैं, वो भी ट्विलाइट्स के ही समान है। क्लियर है बात? मजा आ रहा होगा समझने में। अ परफेक्ट वुमन नॉर्मली प्लांट। कि उसको अब इन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने इसको एक पूर्ण नारी कह दिया। क्या? पूर्ण नारी, एक संपूर्ण नारी वो है, परफेक्ट वुमन है, और नोबली प्लांट है, वो हर चीज को करती है। मीन्स हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से वो मैनेज करती है। और उसमें क्या करती है वो? टू वांट, टू कंफर्ट एंड कमांड। अब देखिए यहाँ और दूसरी बात इन्होंने कह दी है कि वो क्या करती है परफेक्ट तरीके से? नॉबली प्लान टू वार्न, मीन्स अपने पति को वो सावधान करती है। टू कंफर्ट, उसको सांत्वना देती है, उसको आराम पहुंचाती है, उसको सोलेस देती है। एंड कमांड, और कभी कभी उसको क्या करती है? कमांड देती है, मीन्स आदेश देती है। क्लियर? ये दो फ्रेंड्स कह रहे हैं कभी कभी कंफर्ट करती है, लेकिन बस आप समझ गए होंगे। चलिए एक और इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि दिस विशेस टेल्स दी दैट माय डूम इज पास्ट। कि दिस विशेस, यह चेहरा, विशेष कहते हैं फ्रेंड्स चेहरे को, फेस को। एक चीज और है, यहाँ जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ कोटेशंस में आ रहे हैं उनको भी आप साथ साथ लर्न करते चलिए, क्योंकि वही आपको वोकैब में भी मिलने वाले हैं। क्लियर? तो दिस विशेस की ये जो फेस है, ये चेहरा है, टेल्स मी, मुझे बताता है, दैट माय डूम इज पास्ट, कि मेरा जो बुरा समय है, मेरा जो दुर्भाग्य है वो निकल गया है, वो चला गया है। क्लियर? और ये लाइन फ्रेंड्स, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इस पोएम की लाइन है, नहीं, ये इस पोएम की लाइन नहीं है, ये है लाउडेमिया की लाइन। क्लियर? दूसरी लाइन है, लाउडेनिया एक पोएम है, नरेटिव पोएम है, इस पोएम से ये लाइन ली गई है। तो चलिए नोट डाउन दीज थिंग्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, पील कासल। अब पील कासल की कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हम डिस्कस करते हैं। पील कासल एक्चुअल में क्या है? एक किला है पील कासल, और वो किला है कहीं समुद्र के टापू पर वो बना हुआ है, तीन ओर से वो समुद्र से घिरा हुआ है।
और फ्रेंड्स एक्चुअल में जो पोएम लिखी, इसमें जो सर ब्यूमा है, एक ऑथर रहे हैं, और ऑथर क्या एक पेंटर रहे हैं, तो उन्होंने एक पील कासल का एक पेंटिंग उनकी रही है जिसमें उन्होंने पील कासल को स्टॉर्म में घिरा हुआ दिखाया है, तूफान में घिरा हुआ दिखाया है। तो बस वही पेंटिंग ऑथर की इस पोएम की इंस्पिरेशन रही है, सोर्स रही है। क्लियर? तो चलिए अब इंपॉर्टेंट, हम बाकी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पील कासल की, अब हम यहाँ कोटेशंस लेते हैं। अ पावर इज गॉन, कि जो पावर है वो चली गई है, विच नथिंग कैन रिस्टोर। कि जो पावर है वो चली गई है, जिसको कोई भी रिस्टोर नहीं कर सकता, जिसको कोई भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। वो शक्ति चली गई है जिसको कोई पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। अ डीप डिस्ट्रेस हैड ह्यूमिनेटेड माई सोल। अ डीप डिस्ट्रेस मीन्स एक दुखी, एक जो गहरे भाव है, एक जो दुख का भाव है, हैज ह्यूमनाइज्ड माई सोल। उसने मेरी आत्मा को, एक दुख के भाव ने मेरी आत्मा को ह्यूमनाइज्ड कर दिया है। और ह्यूमनाइज्ड का मतलब क्या है फ्रेंड्स? मानवीय बना दिया है। एक शक्ति चली गई है जिसको कोई भी रिस्टोर नहीं कर सकता, और एक जो डीप डिस्ट्रेस है, एक गहन जो दुख है, उसने मेरी आत्मा को मानवीय बना दिया है। क्लियर हुई लाइन? अ फीलिंग ऑफ माई लॉस विल नेवर बी ओल्ड। अ फीलिंग ऑफ माई लॉस विल नेवर बी ओल्ड, की जो फीलिंग है मेरे लॉस की, मेरा जो नुकसान है, उसकी उसका जो भाव है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। मीन्स वो फीलिंग है वो हमेशा बनी रहेगी लॉस की, वो कभी भी ओल्ड नहीं होगी। क्लियर फ्रेंड्स? फेयरवेल, फेयरवेल द हार्ट दैट लिव्स अलोन। बड़ी प्यारी लाइन है। फेयरवेल, फेयरवेल द हार्ट दैट लिव्स अलोन, कि जो हृदय अकेला रहता है। द हार्ट दैट लिव्स अलोन, कि जो हृदय अकेला रहता है उसको अब अलविदा। मीन्स अब जो हृदय है जो अकेला रहता है, अगर एकाकी है, तो अब उसको अलविदा। क्लियर है बात फ्रेंड्स? एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मोर्न। देखिए नॉट विदाउट होप, यहां डबल नेगेटिव ऑथर यूज कर रहे हैं, कि नॉट विदाउट होप, यानी होप जो आशा है, वी सफर एंड वी मोर्न, कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या दुख को, हम किसी मुसीबत को या दुख को हम तभी सहन कर सकते हैं जब हमारे हृदय में होप होती है, आशा होती है। क्लियर फ्रेंड्स? कि जब हमारे हृदय में आशा होती है तभी हम किसी दुख को सहन कर सकते हैं, किसी मुसीबत को हम सहन कर सकते हैं। अगर आशा नहीं है तो हम किसी मुसीबत को सहन नहीं कर सकते। हमारे मन में आशा है कि हमारा सिलेक्शन होगा, तो रास्ते में जितनी भी कठिनाई आती है, जो भी दुख आते हैं, उनको हम सब झेल जाएंगे। क्लियर है बात? बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए एक और लाइन हम लेते हैं, फॉर द गॉड्स अप्रूव, कि जो ईश्वर हैं, जो देवता हैं, वो अप्रूव कर देते हैं, वो सत्यापित करते हैं, द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल।
वो आत्मा की गहराई को, जो देवता है वो आत्मा की गहराई को सत्यापित करते हैं, नोट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। ट्यूमल्ट कहते हैं फ्रेंड शोर को, वो आत्मा के शोर को नहीं बल्कि आत्मा की गहराई को जो देवता है वो अप्रूव कर देते हैं। क्लियर? बड़ी प्यारी लाइन है, ये भी लाउडेनिया की है, इस पोएम से नहीं है, ये लाउडेनिया से ली गई है लाइन। क्लियर है बात? तो फ्रेंड्स ये कोटेशन क्लियर हुई, समझ आ रही होंगी। अब फ्रेंड्स कुछ हम ऐसी कोटेशंस लेते हैं जो अलग अलग पोएम्स से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी गई हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें एक कोटेशन आती है कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। कि केवल एक मुट्ठी भर सिल्वर के लिए, अब यहाँ सिल्वर सिंबॉलिक है, जो यूज किया गया है किसके लिए फ्रेंड्स? पैसों के लिए। यानी यहाँ आपको मेटोनमी भी दिखाई दे रही है, देखिए इस लाइन में आपको फिगर स्पीच कौन सी मेटोनमी दिखाई दे रही है कि जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कि मुट्ठी भर पैसों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कॉट। अब देखिए नीचे वाली लाइन में ऑथर कह रहे हैं कि जस्ट फॉर रिवेंज, कि केवल एक रिबन के लिए, एक रिबन के लिए, टू स्टिक इन हिज कोट, अपने कोट में केवल एक रिबन के लिए, एक पट्टी के लिए उसने हमें छोड़ दिया है। एक्चुअल में क्या था फ्रेंड्स? जो विलियम वर्ड्सवर्थ एक जो रोमांटिक एज थी उसके एक लीडर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक रेवर्ड थे, दूसरे ऑथर्स भी इनको सम्मान देते थे। लेकिन जब ये पोएट लॉरेट अपॉइंट कर दिए गए, क्लियर फ्रेंड्स, इन द ईयर 1843, 1843 में जब ये पोएट लॉरेट बन गए, तो पोएट लॉरेट बनने के बाद एक इनके दूसरे ऑथर थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या किया, इस लाइन को लिखा। क्लियर? और जो पोएम है वो पोएम का टाइटल है लॉस्ट लीडर, कि एक ऐसा लीडर जो खो गया है, बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्लियर? और रॉबर्ट ब्राउनिंग फ्रेंड्स जो विक्टोरियन एज है उसकी एक प्रोमिनेंट फिगर रही है, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्लियर है? प्यारी लाइन है, अक्सर पूछी गई है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है? एक आदमी का पिता होता है। और ये कौन सी पोएम में बात कही है इन्होंने? द रेनबो। द रेनबो में ये प्यारी सी कोटेशन आपको मिलेगी। Scorn not the sonnet critique you have frowned. critique एक पोएम रही है फ्रेंड्स इनकी, Scorn not the sonnet, कि सोनेट को मत डांटो, सोनेट को मत नीचा दिखाओ। Scorn not the critique, कि जो क्रिटिक है, जो समालोचक हो, तुम आलोचक हो, सोनेट को मत नीचा दिखाओ। You have frowned। और फ्राउंड क्या आता है फ्रेंड्स? घुड़की देना, नीचा दिखाना, कि तुमने घुड़की दी है। और विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, और आगे इसी में कहते हैं एक लाइन कि विद दिस की, कि ये तो शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, कि शेक्सपियर ने अपने हृदय को अनलॉक किया है, कि इस सोनेट से ही शेक्सपियर का जो हृदय है वो सबके सामने खुल पाया है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कौन सी पोएम है? स्कॉर्न नॉट द सोनेट, इस पोएम से ये लाइन ली गई है। क्लियर?
come forth into the light of things. कि जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के प्रकाश में बाहर निकलो, वस्तुओं को देखो। लेट नेचर बी योर टीचर। और प्रकृति को अपना टीचर होने दो, प्रकृति की गोद में आओ, प्रकृति को टीचर होने दो, इन पुस्तकों से बाहर निकलो। और जो दूसरा ज्ञान है लाइट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं, इस प्रकृति में जो वस्तुएं बिखरी पड़ी है इस प्रकृति को देखो और प्रकृति को अपना टीचर होने दो। क्लियर? और ये बड़ी प्यारी लाइन है, द टेबल टर्न्स में ली, द टेबल टर्न्स की ये लाइन है फ्रेंड्स। और टर्न्स नहीं है, ये टर्न्ड है, टेबल टर्न्ड से ली गई है। और इस लाइन में जो ऑथर बात कर रहे हैं वो हैजलिट को एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस टू हैजलिट। क्लियर फ्रेंड्स? तो हैजलिट को कह रहे हैं कि आओ और जो प्रकृति है प्रकृति में आओ, प्रकृति को देखो, अपनी पुस्तकों से बाहर निकलो और प्रकृति को अपना टीचर होने दो। टेबल टर्न से ही एक और बड़ी प्यारी लाइन आई है, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन। कि जो वर्नल वुड्स हैं, कि जो वसंत है, वर्नल कहते हैं वसंत, और जो वसंत का जंगल है, वन इम्पल्स, उससे निकलने वाली एक प्रेरणा, मे टीच यू मोर ऑफ मैन। कि वो तुम्हें, जो आदमी है मनुष्य से ज्यादा तुम्हें वो सिखा सकती है। क्लियर फ्रेंड्स? और मोरल इवल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। और वो जो मोरल दे सकती है और जो इवल दे सकती है, वो जो कोई भी सेज है, जो संत है, वो नहीं सिखा सकता, उससे अधिक आपको प्रकृति सिखा सकती है। ये लाइन भी टेबल टर्न्ड से ही ली गई है। क्लियर है? तो वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन, यही इंपॉर्टेंट दो लाइन है, ये ज्यादा पूछी जाती है। 10,000 saw I at a glance, बताइए कौन सी पोएम की लाइन है? कि मैंने तो एक ही नजर में 10,000 देखे, मैंने तो एक ही नजर में 10,000 देखे, और क्या देखे फ्रेंड्स? डैफोडिल्स। क्लियर? अब यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा, आपको बताना है कि इस लाइन में कौन सी फिगर स्पीच है, और इसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, in such a jocund company। कि जो एक पोएट है, कुड नॉट बट बी गे, कुछ नहीं होगा, वो केवल खुश होगा, इन सच जोकंड कंपनी, इन इस बहुत अच्छी सी कंपनी में, इन इस जो डैफोडिल्स की कंपनी में एक पोएट है, वो क्या होगा? वो खुश होगा। ये लाइन भी फ्रेंड्स यहाँ डैफोडिल से ही ली गई है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए एक और प्यारी लाइन है इसी पोएम से, दे फ्लैश अपॉन द दैट इनवर्ड आई, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, कि वो चमकते हैं। और किससे चमकते हैं? जो अपनी इनवर्ड आई है, जो आंतरिक उनकी आंख है, उससे वो चमकते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड।
जो एक खुशी है, किसकी खुशी है फ्रेंड्स? जो सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड की जो खुशी है। ये लाइन भी फ्रेंड्स किससे ली गई है? ये भी डैफोडिल से ही ली गई है। चलिए एक और बड़ी प्यारी लाइन है, यूरोप एज द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय। कि जो यूरोप था वो उस समय वो क्या था फ्रेंड्स? जॉय से भरा हुआ था, आनंद से भरा हुआ था। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आर्स। और जो फ्रांस है वो क्या था फ्रेंड्स? स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आर्स। जो गोल्डन आर्स है, जो अब उसका स्वर्णिम युग है, उसके वो टॉप पर था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन। सीमिंग बॉर्न अगेन। और जो ह्यूमन नेचर है, वो मानव प्रकृति है, वो दोबारा से जन्म लेती हुई प्रतीत होती थी। और ये लाइन है फ्रेंड्स द प्रिल्यूड की। क्लियर? बात समझ में आई कि यूरोप उस समय आनंद से भरा हुआ था। और फ्रेंड्स ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ, ऑथर जो बात कर रहा है। और जो फ्रांस है वो उस समय अपने पीक पर था। और जो मानव नेचर है, जो मानव सभ्यता है, वो उस समय जन्म लेती हुई प्रतीत होती थी। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। काफी लेंदी टॉपिक हो गया। और फ्रेंड्स जो कोटेशंस थी हमारी, पिछले जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे वो भी कोटेशन के थे, और इसमें भी हमने डिफरेंट कोटेशंस को हमने डिस्कस किया। और फ्रेंड्स यहाँ हमारी जो एक वाइड रेंज हमने कोटेशंस की कवर की। और कोटेशंस जो अब तक आपको समझ नहीं आती होंगी या याद नहीं होंगी, इन तीनों लेक्चर्स को अगर आपने पूरा देखा होगा फ्रेंड्स, क्या कंप्लीट अगर लेक्चर आपने देखा होगा, तो कोटेशंस आपको इन दोनों को देखने के बाद ही 70% से ज्यादा लर्न हो गई होंगी। फ्रेंड्स एक बार और लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि ये जो कोटेशंस है ये आपकी 100% लर्न हो जाए। और इमेजिन कीजिए अगर ये कोटेशंस आपकी 100% लर्न हो गई, तो आगे जो एग्जाम में जो भी कोटेशन आएगी वो आपसे बचने वाली नहीं है। आप बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट ग्लांस में ही आप उसको देख के बता देंगे कि ये इस पोएट की है या इस पोएम से ये कोटेशन ली गई है। तो फ्रेंड्स इस कोटेशन को इजीएस्ट वे में यहाँ मैंने समझाया आपको। और इसी के बाद अब ऑथर पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा ऑथर के बारे में, तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स आई होप 1-1.5 घंटा मैक्सिमम और हमें स्टडी करनी है और हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ के कंप्लीट होते ही ये समझ लीजिए आप लगभग 5 से 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन तक वर्ड्सवर्थ पे टीजीटी में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड फ्रेंड्स you can share the channel to your friends. Now thanks for watching this video.